माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के पार्ट 1 की, जो कि है हमारा टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज़। और आज हम बेसिकली कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें अपने क्लास 11th में बेसिकली पढ़ना क्या है। जो अभी 10th से 11th में आया है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं ऐसे ही सारा चैप्टर्स भी अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल को भी करिए सब्सक्राइब। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आने वाला है वो हम फिजिकल वर्ल्ड हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा क्या क्या है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 करके है। तो पहला है हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एक्सेट्रा, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए। यूनिट एंड मेजरमेंट, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में जितने भी मोशन होता है वो सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे वेरी ईजी वे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फोर्थ चैप्टर आता है मोशन इन प्लेन। प्लेन में हम जितने भी वर्क करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मोशन इन प्लेन, प्लेन क्या होता है, 2D मोशन होता है, यानी कि मोशन इन 2D भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा लॉज ऑफ मोशन। ये क्या है हमारा चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम क्या करेंगे, मोशन के कुछ लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एक्सेट्रा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फ्यूचर चैप्टर्स। ठीक है, आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी, पावर, ये तीनों बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट मैं इसको कंबाइन करके आप लोग को बहुत ही ईजी वे से क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को बस सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप लोग क्या करिए, नोटिफिकेशन से ओपन करके आप लोग ये वीडियो को देखिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर नंबर 7 अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिकली टोटल 8 चैप्टर है फॉर द पार्ट 1, यानी कि सेमेस्टर 1 में हमारा जो कि 8 चैप्टर है फॉर क्लास 11th फिजिक्स। ओके, सो आई होप ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए। एक कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, तो आप लोग क्या करिए, सिंपली कमेंट करिए। ये हमारा टेक्स्ट बुक है, आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोग को सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यू डोंट वरी। ओके, फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, ऑब्वियसली 1.1 से स्टार्ट होगा कि व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की फिजिकल वर्ल्ड का। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले कंटेंट देखिए कि हमको ये अपने फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हैं, टोटल वी हैव 13 चैप्टर, अदरवाइज 12 चैप्टर हैं। ठीक है, सो हमारा ये 5 टॉपिक रहने वाला है, मतलब 5 लेक्चर रहने वाला है अपने क्लास 11th फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर के लिए 5 लेक्चर रहेगा। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जितनी भी फेनोमिना हो रहा है उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। बट हम लाइन बाय लाइन के चलने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। हम जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपने आजू बाजू की चीज़ों को जानने के लिए। द नाइट स्काई विद इज ब्राइट क्रिस्टल ऑब्जेक्ट हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन सिंस टाइम। ठीक है, मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, नाइट में जो तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं, बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम उसको स्टडी करने वाले हैं। द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ये भी हम स्टडी करेंगे कि दिन कैसे होता है, नाइट कैसे होता है। तो ये तो एनुअल साइकिल है, और एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। उसके बाद इलिप्स,
द टाइड, द वॉल्केनोज, द रेनबो हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर। ठीक है, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ वंडर है, यानी कि सिंपल सा है, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी फेनोमिना हो रहा है आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्ट्रोनॉटिकल वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसको हम लोग को जानने की ज़रूरत पड़ती है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन आवर फिजिक्स। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बिहेवियर्स, द इंक्वायरी एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पोंडेड टू द वंडर। ठीक है, मतलब ये सारे फेनोमिना को देख के जो भी हमारे माइंड में आता है, जो कि हमारे माइंड में रिस्पॉन्स करता है, वही है क्या, हमारा इमेजिनेटिव। इमेजिनेशन हम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वही चीज़ हमारा इन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर का हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल, वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा खास है नहीं। अब यहाँ पे मेन चीज़ आता है कि साइंस है क्या, साइंस ओरिएटेड फ्रॉम साइंटिया, लैटिन वर्ड है, साइंटिया नाम है, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, जानना। ठीक है, और इसका सिमिलर मीनिंग होता है नॉलेज। और अपने ईयरलियर सिविलाइजेशन में, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारे अपने आजू बाजू के कंट्री में क्या होता है, इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि अपने आजू बाजू के कंट्री में पूरा फिजिक्स हम क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ लेते हैं। ये आपको डर लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं, बट ऊपर से पढ़ते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि साइंस, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे वैसे बहुत सारा चीज़ें लिखे हुई है, वी कान गेट इनटू दिस, बट आप लोग क्या करिए, रीड कर सकते हैं। ओके, सो फिजिक्स का मैंने डेफिनेशन बताया कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की जितनी भी फेनोमिना आप लोग देख रहे हैं, जैसे लाइट का जलना, जैसे लाइट का हमारे आंखों में पड़ना, उसके बाद हवा कैसे हमारे पास में आती है, उसके बाद हम कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा जो फिजिक्स है वो क्या है, नेचुरल फेनोमिना है, नेचर की स्टडी करना। और बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी भी है वहीं पे फिजिक्स। अच्छा, तो हमारे साइंस के अंदर क्या आता है, अभी तक हमने क्लास 10th में हमने क्या क्या देखा था, क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो था हमारा मिक्स था, बट नाउ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम अलग पढ़ेंगे और बायोलॉजी हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट बुक आ जाती है, दैट्स इट। ओके, और बाकी सेम ही है। और संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, भौतिकी, बिल्कुल साइंटिफिक नेम है भौतिकी। अब मैं बात करता हूँ दो इम्पोर्टेंस लॉ की और प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन क्या है, मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। यूनिफिकेशन क्या है, किसी भी लॉ को या बहुत सारे फेनोमिना को, जैसे कि अर्थ रोटेट करना और मून का रिवोल्यूशन, ठीक है, और हमारे जितने भी प्लैनेट है वो बेसिकली सन के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फेनोमिना को एक्सप्लेन कौन करता है, ग्रेविटेशनल लॉ। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या करता है, यूनिफिकेशन फिजिक्स के बहुत सारे फेनोमिना को रिप्रेजेंट करा देता है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट दे देता है, या फिर उसका लॉ दे देता है इन वन फेनोमिना। जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशन बेसिकली ऑल द बॉडीज़ पे वर्क करता है, जितने भी के पास मास है वो बॉडी पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यूनिफिकेशन का मतलब ही सिंपल होता है कि बहुत सारे चीज़ों को एक लॉ में एक्सप्लेन कर देना। क्या, बहुत सारी चीज़ों को एक लॉ में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यूनिफिकेशन समझ में आया। रिडक्शनिज्म क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे करके उसको तोड़ के सॉल्व कर लेंगे, इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शन क्या है, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। रिडक्शनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहे, मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहे, तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में करके क्या कर देंगे, उसको रिडक्शनिज्म हम कर देंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। यूनिफिकेशन हो गया, रिडक्शनिज्म हो गया। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सारे फेनोमिना को हम एक लॉ में एक्सप्लेन कर दें, उसी को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन इज नथिंग बट, रिडक्शन क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में क्लासीफाई करके उसको सॉल्व कर लें। तो हमारा 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने 1.1 में स्टडी क्या क्या किया।
तो 1.1 में हमने डेफिनेशन देखा फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, फिजिक्स इज नथिंग बट फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, उसके बाद साइंस लैटिन वर्ड से आया, साइंटियस से, इसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। ठीक है, और हमारा साइंटिफिक मेथड होते हैं, एक साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका हम एक रिज्यूम बनाते हैं, उसी को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आप लोग इतना ही याद रखिए, अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, उसके बाद साइंस फिजिक्स हमने यहाँ से देख लिया, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ये दो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सारे प्रॉब्लम को हम एक ही सॉल्यूशन में ख़त्म कर देते हैं। यानी कि सिंपल है कि बहुत सारे फेनोमिना को हम एक लॉ में एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसी को हम लोग यूनिफिकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेविटेशनल, और अगर मैं रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में करके सॉल्व कर लेने को हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, वेरी सिंपल, यस। तो यहीं पे हमारा 1.1 ख़त्म होता है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी ये दो पेजों में से, तो आप लोग हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिजिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, साइंस का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि साइंस होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वैसे थियरी है। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म आप लोग का हो गया। यूनिफिकेशन यानी बहुत सारे फेनोमिना को एक लॉ में एक्सप्लेन करना, और रिडक्शनिज्म मतलब बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। या बिल्कुल। सो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, उनका भी हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले फिजिकल वर्ल्ड के 1.2 की, जो कि है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 1.1 व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है हमने डिस्कस कर लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं 1.2, जो कि है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। हम अब इसमें स्कोप देखेंगे कि फिजिक्स में हमको बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, फिजिक्स को हमको आखिर में पढ़ना क्या है। तो फिजिक्स को हमको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से, फिजिक्स के दो ब्रांचेस के मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, जो कि है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, एक छोटा, एक बोल सकते हो आप लोग बड़ा फिजिक्स, और एक बोल सकते हो छोटा फिजिक्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रो है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डील करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है, जैसे कि हमने अर्थ और मून का एग्जाम्पल देखा था लास्ट वीडियो में, और मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ। जितने भी बड़े बड़े फेनोमिना होता है ना, जितने भी बड़े बड़े फेनोमिना आपके आजू बाजू होता है, वो सारे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक के। जैसे कि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं किसमें, मैक्रोस्कोपिक में। ठीक है, मैक्रो है मतलब बड़े बड़े चीज़ों पे हम स्टडी करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, मैक्रो मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि हम बोल कह रहे हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे डील करते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दो पॉइंट क्लियर हुआ हो। हमारे दो है मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा फिजिक्स, यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे हम डील करेंगे, और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे हम डील करेंगे, जैसे लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, उसमें हम डील करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो मैक्रोस्कोपिक को ही हम क्लासिकल फिजिक्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। यानी कि मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े चीज़ों पे तो हम पहले से डील करते थे, यानी कि हमारे दादा भी बोला करते थे कि हमारा जो अर्थ है ना बेटा, वो रोटेट करता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि क्लासिकल है, पुराने हो गए हैं। क्लासिकल गाने आप लोग ने सुना होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर रिपीट हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का कुछ नहीं मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है सर, जैसे कि इंक्लूडेड है बड़ा बड़ा चीज़ में, जैसे मैकेनिक्स यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, गाड़ी चल रही है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक इज नथिंग बट चार्ज जब डायनेमिक में है, यानी कि मोशन में है, तो हम उसको स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, अब ऑप्टिक्स यानी कि बड़े 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 कांच आप लोग देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। कांच के सारे चीज़ें, यानी कि कांच कैसा रिफ्लेक्ट करता है और कैसा उसमें इमेजेस बनते हैं, ये सारे फेनोमिना हम इस वीडियो में
देखने वाले हैं अपने ऑप्टिक्स के सिलेबस में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक यानी कि टेम्परेचर पे डील करने वाला है। आप लोग को पता ही चल गया होगा कि थर्मोडायनेमिक इज़ नथिंग बट इट्स डील विद द टेम्परेचर ओनली। सो क्लासिकल फिजिक्स में ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और क्लासिकल फिजिक्स आप लोग को पता ही है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मैक्रोस्कोपी यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे जो डील करते हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वही इंपॉर्टेंस टर्म्स लिखा गया है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम माइक्रोस्कोपिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये क्लासिकल है तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या रहेगा, मॉडर्न रहेगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या रहेगा, मॉडर्न रहेगा। मॉडर्न यानी क्या हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स पे डील करेगा वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। जैसे जो मैटर है हमारा, कोई भी मैटर क्या होता है ना, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बिल्कुल, अब उसमें हम एटम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे चीज़ों की स्टडी करना को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। और ये रहा हमारा माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। यहाँ से हम ये एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा था, ये एक्सपेरिमेंट हमारा एटम के लिए था, यानी कि हमारा थियरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स। ठीक है, एंड हेल्प ऑल। ठीक है, ये सारा चीज़ें इंग्लिश लिखा गया है तो कि नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने खाली दो चीज़ें आज पढ़ी, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हमको क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, यानी कि हम डील करते हैं मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, फिर इलेक्ट्रोडाइनमिक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े चीज़ों पे स्टडी करने को हम मैक्रोस्कोपिक यानी कि क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक, जो कि छोटे छोटे चीज़ों जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने को हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, और ये सारा कुछ इंग्लिश लिखा गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दैट केस। ओके, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक के बीच में भी एक फेनोमिना होता है जिसको हम मेसोस्कोपिक बोलते हैं, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। और ये डीलिंग विद फ्यू 100 एंड टर्म्स ऑफ एटम, मतलब छोटे छोटे थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स के ऊपर ये डील करता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक तक नहीं पहुंच पाया। ये छोटे से मतलब लाइज बिटवीन। ठीक है, मतलब इसका इतने तक स्टडी करना है तो उसका उतने तक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम अगर छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देखें तो सर हम कहाँ तक स्टडी कर सकते हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन तक हम स्टडी कर सकते हैं, यानी कि 10⁻³ तक। मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हो। 10⁻13, अगर जिसको नहीं पता हो वो 1 के पावर में 30 जीरो लगा लेना। ठीक है, 1 से भाग करना 30 जीरो का। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है एक्चुअली। ये पार्टिकल्स आप लोग को आंखों से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और हम अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें, बड़े बड़े फिजिक्स की, तो 10⁻55 यानी कि पूरा यूनिवर्स की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना है, 10⁻55 है, यानी कि हमने अभी तक इतना ही यूनिवर्स देखा है, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, यह नहीं कि आगे है नहीं, आगे भी है, बट हमने खाली इतना ही देखा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। आज हमने दो चीज़ें पढ़ा खाली, विच इज़ क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम बड़ा फिजिक्स या फिर मैक्रो फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना कहते हैं, और हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स पे हम आजकल डील करते हैं, यानी कि 50 से 60 साल ही हुआ हम छोटे छोटे मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स पे डील करने लगे। अदरवाइज हमको खाली क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना रहता था। और हम क्लास 11th में, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हम क्लासिकल फिजिक्स ही देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम क्या देखेंगे, खाली क्लासिकल फिजिक्स देखने वाले हैं, मैकेनिक्स देखेंगे। मैकेनिक्स में ही हमारा बेसिकली हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेमेस्टर 1 निकल जाएगा। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है वो उसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली कुछ ऑप्टिक्स के फेनोमेना भी हम देखेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को 1.2 समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, जब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ओके, सो
इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.3 की, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है 1.1, 1.2। अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं 1.3 की, जो कि है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये तीनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है, वो चीज़ हम क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, और हमारे स्कोप में क्या है, दो ही है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, मतलब क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग क्या करिए, बस मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। 10 मिनट का तो कंटिन्यूटी बना ही सकते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का सर मतलब क्या है। तो फिजिक्स जब बेसिकली हमको सोसाइटी में मदद करनी रहती है तो हम फिजिक्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि फिजिक्स की हम बहुत ही डेप्थ में स्टडी करके एक नई टेक्नोलॉजी बना देते हैं, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोन बना है, ठीक है, वेव से फ़ोन बना है, कितने लोग को पता ही होगा। देखो, अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो जैसे हीट इंजन को मेरे को इम्प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हीट इंजन ऐसा जनरेट हुआ कि वो कभी हीट ही नहीं हुआ। यानी कि सिंपल है, वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था। क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी को अगर इंक्रीज करना हो तो हम फिजिक्स को क्या करते हैं, वापस से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, और यहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हैं किन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आर्चिमेडिस ने कंट्रीब्यूट किया है। क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी या प्रिंसिपल ऑफ लेवर। ठीक है, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। ये सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये सारा उसका एक्सपेरिमेंट है जो कि सक्सेसफुल रहा। और जेसी बॉस ने क्या दिया था, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियोस वेव्स दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, आप लोग को पता ही है। और वीके रोन्स्टन ने क्या दिया था, ओके, एक्सरे दिया था। ठीक है, ये सारे कंट्री के भी नाम हैं। हमारे इंडिया में कौन दिया था, यासिकी रमन। क्या दिया था, बेसिकली इन इलास्टिक स्केटिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ओके, और अपना इंडिया ये भी है। ठीक है, इंडिया का बेसिकली 4-5 कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया कि हमने अपने सोसाइटी के लिए क्या क्या दिया। तो हमने 1.1 में क्या देखा, फिजिक्स क्या है। सेकंड में क्या देखा, उसके स्कोप कितने, मतलब कितने सारे ब्रांचेस है। और थर्ड में हमने क्या देखा कि इसका रिलेशन क्या है, कि अगर हम बेसिकली सोसाइटी को इम्प्रूव कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो हमने वेव्स को स्टडी किया था, लेकिन वेव को अगर हम ज़्यादा डेवलप करते हैं तो हमने ऐसा चीज़ डेवलप किया। और अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन चिप की, जो हमने अभी मेमोरी कार्ड लगा के रखा है ना अपने फ़ोन में, तो वो सिलिकॉन चिप से ही लगाया है, यानी कि सिलिकॉन चिप से ही बना है। तो उसमें हम अगर पहले के ज़माने में, एज यू नो दैट, कि 1 KB का हमारा एक चिप आता था, अब 1 MB का आने लगा। बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते होते अब तो टेराबाइट तक GB मेमोरी कार्ड आने लगा। तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी ईयर, इवन एवरी सेकेंड हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा ही डेवलप होना चाहिए। बिकॉज कि अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो हम गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा ले सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को पोस्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिया है, उसमें से जो आप लोग को अच्छा लगे, यानी कि 5 साइंटिस्ट के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और उसको याद भी कर लीजिए, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। फिर जे थॉमसन ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था। जैसे थोड़े थोड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, उसको 5 ही याद करना है आप लोगों को। कितना याद करना है, केवल 5। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में 1.4 चलने वाला है, जो कि है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, नेचर के अंदर जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस है उसको हम स्टडी करने वाले हैं वेरी डेप्थ। आई होप कि आप लोग को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आया हो। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप लोग क्या करिए, एक बार टेक्स्ट बुक लेके रीड भी कर सकते हो। अदरवाइज नहीं करना है तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, जब हमको टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना रहता है तो फिजिक्स के पास जाते हैं, और अगर मुझे फिजिक्स को इंप्रूव करना है तो वापस से टेक्नोलॉजी के पास आके इसको इंप्रूव करके, फिजिक्स को इंप्रूव करके। और ये दोनों का इंप्रूव करने से भला किसका होता है, तो सोसाइटी का ही भला होगा। ठीक है, यानी अगर हम फिजिक्स को इंप्रूव करें या फिर हम
सोसाइटी का इंप्रूव है, दोनों के इंप्रूवमेंट से भला किसका होगा? ऑब्वियसली सोसाइटी का ही होने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सोसाइटी का ही भला होगा। ये सारा मेजर क्या है? कंट्रीब्यूशन है और डिस्कवरी है, आप लोग बोल सकते हैं। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 1.4 की फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर कितने भी फंडामेंटल फोर्सेस है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और हमने फर्स्ट 1.1 में क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ऑब्वियसली। और यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म बहुत ही ईजी है। और स्कोप हमारा 2 है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? फिजिक्स टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप कितने ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग को बोला था 5 याद करके आइए, तो आप लोगों ने आई होप कि याद कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? फंडामेंटल फोर्सेस यानी कि सबको मिला के कितने फोर्सेस हैं हमारे नेचर के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ अपने फंडामेंटल फोर्सेस की, तो देयर आर द ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितने फोर्सेस हैं टोटल वी हैव 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो इतने सारे बेसिकली ये फोर्सेस हैं और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि स्टीम इंजन कैसे बना, तो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो कंप्यूटर, डिजिटल लॉजिक, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एरोप्लेन आप लोग देख सकते हो, ब्रोनेस प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स, या बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे बना, फोटो सेल कैसे बना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेसिकली 1.4 में जो कि दिया हुआ है, जो कि 1.2 का ही टेबल है। एक्चुअली लिंक हमको पहले पढ़ना चाहिए था कि सोसाइटी और उसमें लिंक क्या है, बट वी हैव स्टडी नाउ, तो ज़्यादा वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा फंडामेंटल फोर्सेस चल रहा था, तो देयर आर द, मैंने कितना बताया? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। और इनको कौन नहीं जानता? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये जर्मन में रहते थे, पैदा हुए थे मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो फोर्सेस है ग्रेविटेशन फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कौन नहीं जानता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 2 बॉडीज़ पे लगती है, ठीक है। और ये बेसिकली यूनिवर्सल फोर्सेस है जो सारी बॉडीज़ पे लगेगी, भले कम लगे ज़्यादा लगे। ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, सारे बॉडी पे लगती है, ओके। और ग्रेविटी इसका नाम है ड्यू टू अ ग्रेविटी, ठीक है। किसके वजह से लगती है? ड्यू टू अ ग्रेविटी। इन पार्टिकुलर ग्रेविटी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रेंज है वो काफ़ी लार्ज है, ठीक है। ये अगर काफ़ी लार्ज रेंज रखती है तो इसका जो बेसिकली फोर्सेस होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि ये सबसे कम वाली फोर्सेस है, यानी कि सबसे बेसिकली कम फोर्स यही लगाती है। कौन? ग्रेविटेशन फोर्सेस, ठीक है। इतना पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। और ग्रेविटेशन फोर्सेस का तो आप लोग रिकैप ले ही चुके हैं, ये हमारे लिए नया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है? सर इलेक्ट्रॉन भी है, मैग्नेट भी है, तो आप लोग ने सही समझा। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये भी एक टाइप का फोर्स है, जो कि फोर्स लगता है किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। वहाँ ग्रेविटेशन में हमारा क्या था? मासेस के बीच में लग रहा था, और ये क्या है? चार्जेस के बीच में लग रहा है। वेरी गुड। और जैसे कि मैंने बताया, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वही चीज़ लिखा गया है। और लाइक द ग्रेविटेशन फोर्सेस उसी की तरह है बेसिकली, बट ये स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्सेस के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ये स्ट्रॉन्ग है। और कितना स्ट्रॉन्ग है? इवन 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। किससे? ग्रेविटेशन फोर्सेस से। ग्रेविटेशन फोर्सेस इससे 36 टाइम बेसिकली लेस है। 36 टाइम नहीं, 10⁻36 टाइम लेस है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना, मतलब कितना कम फोर्स लगाता है अपना ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली सबसे छोटा फोर्सेस है। हमने अभी तक 2 फोर्सेस पढ़ा। पहला है हमारा ग्रेविटेशन फोर्सेस, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहाँ पे लगता है? 2 चार्जेस पार्टिकल्स के बीच में लगता है। ग्रेविटेशन फोर्सेस कहाँ पे लगता है? तो ग्रेविटेशन फोर्सेस बेसिकली 2 मासेस के बीच में लगता है। और ग्रेविटेशन फोर्सेस सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन आवर नेचर। और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है इन नेचर। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। देयर आर द 4 फोर्सेस। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सेकंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस, सेकंड इज द थर्ड वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। 4 फोर्सेस है।
अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की। तो ये इसका नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग है, और न्यूक्लियर फोर्सेस है यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पे ये जो फोर्स लगाता है पकड़ के रखने वाला, वो चीज़ है। मतलब एक एटम को ले लो, एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं बताइए? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एटम के अंदर बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, वो दोनों एक दूसरे के रिपल करने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है एटम में? तो ड्यू टू दिस फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, बट इसका जो एक्सट्रीमली डायमेंशन जो है बहुत ही कम है, यानी कि वो जो उसका जो रेंज है वो बहुत ही कम है। हम आगे देखने वाले हैं, इसका टेबुलर फॉर्म भी मैंने आप लोग को बनाया है, मतलब टेक्स्ट बुक वाले ने बनाया है। ओके, सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक है यानी कि वीक है, ठीक है, कमज़ोर है। सबसे कमज़ोर यही है, नहीं इससे कमज़ोर है ग्रेविटेशन फोर्सेस। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है एज ए ग्रेविटेशन फोर्सेस। आगे बढ़ता है, द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ओनली अपीयर इन द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके का एक प्रोसेस होता है अपने न्यूक्लियस में, तो उसी के दौरान ये चीज़ क्या करता है? दिखता है, अदरवाइज इट कांट शो। ओके, अनचार्ज पार्टिकल जो होता है न्यूट्रिनो, और अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सट्रीमली क्या है? एक्सट्रीमली वीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टूवर्ड यूनिफिकेशन फोर्सेस, यूनिफिकेशन फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल फोर्सेस में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो इलेक्ट्रोन्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, और इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज इसका बहुत ही कम है। ओके, रेंज इसका शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से थोड़ा सा कम है। और ये कहाँ कहाँ पे लगता है, ये सारा मैंने टेबुलर फॉर्म भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जैसे कि ये लगता है बेसिकली हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगता है? न्यूक्लियन और हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे क्या करता है? ये फोर्स लगता है किसमें? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो रेंज होता है 10⁻², यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, थर्ड लास्ट सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मतलब फर्स्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो कि इनफाइनाइट होता है। इसका रेंज मतलब बहुत दूर तक जा सकता है, और ये किस पे लगता है? बेसिकली चार्ज पार्टिकल पे लगता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वे बहुत ही आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक होता है यानी कि सिंपल है, वीक है ना, तो 10⁻6 इसका यह है स्ट्रेंथ है, यानी कि 1 से कंपेयर किया गया है 10⁻−13। ठीक है, और ये वेरी शॉर्ट रहता है, बहुत ही कम रहता है बात करें जाए तो। और ये कहाँ पे लगता है? सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स और पार्शियली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है, पार्शियली लगता है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस 10⁻−39 होता है, और इसका रेंज की बात करूँ तो इनफाइनाइट होता है, और ये सारे ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी सारे मासेस पे लगता है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस किया। ठीक है, 4 फोर्सेस हैं। सबसे वीकेस्ट कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेरी गुड। और सेकेंड वीकेस्ट कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन है? थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस भी क्या है? या वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हमने 1.4 भी ख़त्म हो गया, आई थिंक, या बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो 1.4 में इतना ही था। देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, खाली टेबुलर फॉर्म को क्या करिए, एक बार अपने नोट में नोट डाउन करके उसको याद करने की कोशिश करिए, और याद कर लीजिए। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देयर आर द 4 फोर्सेस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इसका स्ट्रेंथ तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट रिमेंबर कर लीजिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ओके, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज इसका ये सारा है, इनफाइनाइट, ये सारा रेंज है, और कहाँ कहाँ पे लगता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ठीक है, हम बात करते हैं अब 1.5 की इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ क्लास 11 फिजिक्स।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 1.5 की। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड का जो हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ख़त्म हो गया, 1.5 की हम बात करने वाले हैं, जो कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। यहाँ से आप लोग को पता ही चल जाएगा कि नेचर में हमारे जितने भी लॉज हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें आज क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ओके, सो हम पहले ओपन कर लेते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हमारे जो फिजिक्सटिक्स हैं वो पूरे एक्सप्लोर करते हैं पूरे यूनिवर्स को, और नए नए चीज़ों को क्या करते हैं, खोजते हैं। किससे मदद से? बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस से वो खोजते हैं। तो अगर वो पार्टिकल का रेंज देखते हैं तो स्मॉलर देन एटम साइज, एटम से भी स्मॉलर देखते हैं। और अगर वो ज़्यादा फार देखते हैं तो वो स्टार से, एटम से लेके स्टार तक वो क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी कि बहुत ही बड़े ह्यूज अमाउंट तक देख पाते हैं। जैसे कि हमने स्टडी किया कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या था, 10⁻⁻30 टू 10⁻55 हमारा रेंज है अभी फिजिक्स का। यानी कि फिजिक्स अभी इतना सारा डेवलप हो गया है। मतलब 10⁻55 यानी कि अपना पूरा विजिबल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहाँ तक हमारा यूनिवर्स हम देख सकते हैं वहाँ तक हमारा यूनिवर्स 10⁻55 हो गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस और डोमेन इन नेचर। ठीक है, ये कुछ फिजिक्स के नाम दिए हैं। जैसे आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था, यहाँ पे यूनिफाई किया था किससे, बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट को एक ही लॉ में एक्सप्लेन किया था, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ईजी है। और हमारे जो हैंस क्रिस्टल थे उन्होंने एक लॉज दिया था, उसका नाम था बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत ही ईजी। या जेम्स क्लर्क ने भी एक बेसिकली नाम दिया था जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे फेनोमेना को लॉ दिया था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब मैंने आप लोग को सेकंड वीडियो में बताया था कि यूनिफिकेशन इज़ नथिंग बट, यूनिफिकेशन क्या है हमारा, यूनिफिकेशन इज़ नथिंग बट बहुत सारे चीज़ों को एक ही लॉ में एक्सप्लेन करने को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। और ऐसा बहुत सारे फेनोमेना हो चुका है, यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है। और ये सारे फेनोमेना हम आगे चल के स्टडी करने वाले हैं, अभी यू डोंट वरी। और हमारे जो आइंस्टीन थे वो थियरी दिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि E=mv²। आई थिंक यू रिमेंबर ऑलरेडी, E=mc²। सी यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली सी वही होना चाहिए, लाइट, बिल्कुल। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। बहुत सारे फेनोमेना आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम आते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लेन करता है। कौन? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल। अब कंजर्वेशन लॉस क्या होता है? कंजर्वेशन वो चीज़ होता है जब बेसिकली, कंजर्वेशन का मतलब आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। कंजर्वेशन इज नथिंग बट एनीथिंग विच इज़ नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि इट्स नॉट क्रिएट, इट्स नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, मास इज कंजर्व, तो मास इज नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी को दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मास कैन नेदर बी क्रिएट, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, और नेदर बी डिस्ट्रॉय। वही चीज़ है, वही लॉ है। यानी कि हम जो फोर्सेस में जो लॉज हैं वो अप्लाई करने के बाद भी उसका मास तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, दैट्स इट। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल तो वही आने वाला है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 1.5 भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे हमने लॉज देखे, आप लोग ने देखा यूनिफिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है हमारे इन चैप्टर्स में। तो हम बात करते हैं बेसिकली समरी के। तो हमारा फर्स्ट जो था, या फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फर्स्ट यहाँ से डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया। और सेकंड, इसका स्कोप क्या था, हमारे एटम से लेके पूरे यूनिवर्स तक, यानी कि 10⁻⁻30 टू 10⁻55, बिल्कुल। इन शॉर्ट में बोलो तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक हमने पढ़ा था। तो मैक्रोस्कोपिक में जैसे हमारा क्लासिकल फिजिक्स था, और जो हमारा माइक्रोस्कोपिक था उसमें मॉडर्न फिजिक्स आ गया था।
ठीक है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है जिससे हमको हेल्पफुल होता है सोसाइटी के लिए। यहाँ से आप लोग थर्ड लाइन पढ़ सकते हैं, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। समटाइम टेक्नोलॉजी गिव अराइजेस न्यू फिजिक्स, ठीक है, कुछ समय क्या होता है टेक्नोलॉजी बढ़ाने से नया फिजिक्स मिलता है एट अ टाइम, और दूसरे टाइम में क्या होता है फिजिक्स को जब हम बढ़ाते हैं, फिजिक्स जनरेट करते हैं तो न्यू फिजिक्स न्यू टेक्नोलॉजी हमारा जनरेट होता है, ठीक है, और बोथ का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे सोसाइटी में। बिल्कुल। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, जो कि है हमारा फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और इसके भी बहुत सारे फेनोमिनाज हैं इसके अंदर भी, हम आगे स्टडी करने वाले हैं, तो यू कांट गो इनटू डेप्थ, ठीक है। मतलब वही चीज़ है, मास इज कंज्यूम, मैंने बताया मास इज नेदर बी क्रिएट नॉट बी स्टोर, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, रिमेनिंग अनचेंज इन द प्रोसेस। जो हम प्रोसेस करेंगे या फिर कोई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका मास या फिर कोई ऐसा चीज़ वो प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व लॉ बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। कंजर्वेशन लॉ बहुत सारी चीज़ों के अंदर लगता है, जैसे कि हमारा एनर्जी हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, चार्ज हो गया, फिर हमारा बहुत सारी चीज़ों के अंदर लगता है। लास्ट पॉइंट है, कंजर्वेशन लॉ हैव द डीप कनेक्शन विथ सिंथेसिस ऑफ या सिमेट्रिक ऑफ नेचर। नेचर का सिमेट्रिक में बहुत सारा लॉज है, जैसे कि हम जब बैकबर्न थ्योरी कौन पढ़ा था, बैकबर्न थ्योरी नहीं, कुछ नाम है उसका, वो थ्योरी को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से आप लोग को आई होप कि क्लियर हुआ होगा समरी। फर्स्ट 1.1 व्हाट इज फिजिक्स, सेकंड स्कोप फिजिक्स क्या क्या है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, थर्ड क्या है हमारा बेसिकली, बिल्कुल थर्ड आप लोग देख सकते हैं कुछ भी हो, आई नेवर थिंक सो। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक तो वेरी इजी है, इसमें हम लॉज के बारे में स्टडी किए कि बहुत सारे कितने सारे लॉज हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, हमारे रोल प्ले करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमको वही फिजिक्स क्या है, उसके स्कोप कितने हैं, मतलब कितने सारे ब्रांचेस हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में हमने देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इन चैप्टर का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से साथ हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। आई होप कि आप लोग भी इस चैप्टर को पूरा वीडियो देखे हैं हमारा, और अगर कोई दोस्त आप लोग का इस चैप्टर में फंस रहा है तो उसको भी क्या करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, डेफिनेटली उसके लिए हेल्पफुल होगा। और ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।